सब आ जाएगा मेरा 10:05 में। एक भी क्लास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण वहां रहेगा ना, लक्ष्मण रहेगा। एक भी क्लास अगर डिस्टर्ब हुआ बहुत गलत बात हो जाएगा। एकदम सब टीचर को बोल दो कोई छुट्टी पे नहीं जाएगा। हेलो 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 हेलो, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। जल्दी से जुड़ जाइए, फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की शानदार कक्षा को। ओए हाय हाय हाय, आजा मोरे राजा लेके ढोल बाजा। जल्दी से आजा, ढोल बाजा लेके जल्दी से आजा और देखते हैं आज करते हैं इस क्वेश्चन का ऑपरेशन शानदार वाला। देखो कितना सुंदर पीपीटी बन गया है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्रमिक पोषी स्तर क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्रमिक पोषी स्तर, आहा, अरे बाबू रे, सुना रे, लिंडमान का नियम है, बढ़िया से समझना। इसको कहते हैं उत्पादक इसको कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, इसको कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, इसको कहते हैं तृतीयक उपभोक्ता। इचला ये अगर प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय पोषी स्तर कहते हैं, द्वितीय पोषी स्तर कहते हैं, द्वितीय पोषी स्तर, द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक पोषी स्तर कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तृतीयक पोषी स्तर कहते हैं और तृतीयक उपभोक्ता को चतुर्थ पोषी स्तर कहते हैं। ध्यान से समझना, तृतीयक उपभोक्ता को चतुर्थ पोषी स्तर कहते हैं। अब बढ़िया समझ लो, एकदम ध्यान से, एकदम इत्मीनान से। एक होता है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय पोषी स्तर कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीय पोषी स्तर और तृतीयक उपभोक्ता को चतुर्थ पोषी स्तर कहते हैं। और इधर से इधर जब जाते हैं ना तो 10% ऊर्जा उपयोग में लाई जाती है। 10% ऊर्जा उपयोग में लाई जाती है, 10% ऊर्जा उपयोग में लाई जाती है। और ये नियम दिया था किसने, ये पूरा का पूरा नियम दिया था किसने, लिंडमान का। बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी या 1.0 में भी, दोनों जगह क्वेश्चन पूछा था। जल्दी बताओ आंसर बता। कहते हैं देखो, ये उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। उत्पादक की अगर हम बात करें तो प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक पोषी स्तर है, द्वितीयक उपभोक्ता तृतीयक पोषी स्तर है, तृतीयक उपभोक्ता चतुर्थ पोषी स्तर है और नीचे से ऊपर जाने पर 10% ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। ये लिंडमान का नियम है। अब क्वेश्चन कह रहा है क्रमिक पोषी स्तर, ये पहला पोषी स्तर, दूसरा पोषी स्तर, तीसरा और चौथा पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है। इसको हम लोग जैव आवर्धन कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। ये पूरा डिफिनेशन है। हाँ, ज्योग्राफी का भी एकदम महा मैराथन लगा देंगे, चला, एकदम टेंशन नहीं लेना है। 10% ऊर्जा का उपयोग होता है, ये लिंडमान का नियम है। किसका नियम है, चला, लिंडमान का नियम है। और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। चला जी, एनसीईआरटी क्या है, एग्जाम्पलर है। आंसर जल्दी से लिख लो, लिंडमान का नियम है। नीचे से ऊपर जाने पर बताओ सबसे अधिक ऊर्जा, जल्दी से बता दो तो किसकी होती है। चलो इसी पे एक क्वेश्चन हम दे देते हैं आपको। सबसे अधिक ऊर्जा, सबसे अधिक ऊर्जा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। पहला उत्पादक का यानी प्लांट का कि उपभोक्ता का, प्लांट का, उत्पादक का कि उपभोक्ता का। जल्दी से बता दो सबसे अधिक ऊर्जा किसका होता है, उत्पादक का कि उपभोक्ता का। जल्दी बताओ सबसे अधिक ऊर्जा किसका होता है, उत्पादक का कि उपभोक्ता का। जल्दी बता। सर मेरा नाम लीजिए, राम प्रवेश पासवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, वेलकम है आपका। मेरी जिंदगी, जल्दी बता किसका सबसे अधिक ऊर्जा होता है, उत्पादक का। प्लांट की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, उत्पादक का जो ऊर्जा होता है चला वो सबसे अधिक होता है। आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखो एकदम फुल ऑपरेशन है चला क्वेश्चन का। कहते हैं SO2 प्रदूषण सूचित करता है, ये ध्यान रखना चला। CO2 और SO2 ये दोनों का प्रदूषण सूचक जो है,
ये दोनों का प्रदूषण सूचक जो है, ये दोनों का प्रदूषण सूचक जो है वो लाइकेन है। ये दोनों का प्रदूषण सूचक कौन है मेरी जान? लाइकेन है। ये दोनों का प्रदूषण सूचक कौन है? लाइकेन है। और ये लाइकेन जो होता है इस शैवाल और कवक का मिश्रण है। लाइकेन जो है शैवाल और कवक का मिश्रण है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए CO2 और SO2 दोनों का प्रदूषण सूचक कौन है? लाइकेन। लाइकेन शैवाल और कवक का क्या है? मिश्रण है। लाइकेन किसका किसका मिश्रण है? चला, शैवाल और कवक का मिश्रण है। अब बता दो जल्दी से आंसर क्या होगा? 69th BPSC का ही सवाल है। लड़का अनाधुन पढ़ के जाता है CO2 प्रदूषण सूचक है, जिसको लाइकेन। रेगुलर क्लास होगा क्या? फर्स्ट बार आए हैं जी जनाब। रेगुलर होता है 6:20 में, 6:25 में। BPSC 4 के लिए पेड कोर्स लेकर आइए जिसमें लाइव क्लास हो। आ जाए इधर, उस पर हम लोग बाद में बात कर लेंगे। अभी फिलहाल इधर देखो, CO2 SO2 प्रदूषण सूचक है। लाइकेन शैवाल और कवक का ये मिश्रण है, तो यहां आंसर हो जाएगा लाइकेन। इसलिए चला कि CO2 SO2 लाइकेन से अभिक्रिया करके अपना रंग बदल लेता है। एक बात बताओ, अल्कोहल सूचक कौन है? जल्दी से बता दो किसको किसको पता है दोस्त मेरे। अल्कोहल सूचक कौन है? अल्कोहल, अल्कोहल सूचक कौन है? अल्कोहल सूचक कौन है? डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट है, या दूसरा लाइकेन है, या तीसरा मैग्नीशियम है। जल्दी बता, अल्कोहल सूचक कौन है? जल्दी बता, अल्कोहल सूचक कौन है? डाइक्रोमेट है, लाइकेन है, मैग्नीशियम। अल्कोहल सूचक कौन है? डाइक्रोमेट है। चला, पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग अल्कोहल सूचक के रूप में करते हैं। जैसे अल्कोहल पी के आप फूकिएगा उसका रंग बदल जाएगा। आंसर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहते हैं प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? देख लो। चला, UPPCS का मेंस का क्वेश्चन है को 2006 में भी पूछा, 2010 में भी पूछा है, मतलब 2 बार पूछा है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? एगो दिया है विद्युत चुंबकीय तरंग, एगो दिया अनुदैर्ध्य तरंग, एगो दिया अनुप्रस्थ तरंग। इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। अब गौर फरमाइएगा, तरंग जो है दोलन के आधार पर, किसके आधार पर? चला, दोलन के आधार पर 2 प्रकार का होता है। तरंग दोलन के आधार पर 2 प्रकार का होता है। एक होता है अनुप्रस्थ तरंग और एक होता है मेरी जाने मोहब्बत अनुदैर्ध्य तरंग। एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग। अब देखो, अनुप्रस्थ तरंग की अगर हम बात करें मेरी जान, अनुप्रस्थ तरंग ऐसा होता है। अनुदैर्ध्य तरंग की अगर हम बात करें तो ये सीधा होता है, समानांतर होता है, 0 डिग्री पर होता है, ये 90 डिग्री पर होता है। अब अनुप्रस्थ तरंग की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल है प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब इसका एग्जाम्पल की अगर बात करोगे तो इसका एग्जाम्पल होता है ध्वनि तरंग। इसका एक लाइन में एग्जाम्पल है, चला, ध्वनि तरंग। पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम बात कर लेते हैं क्या मामला है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ प्रकाश तरंग क्या है? तो प्रकाश तरंग तो अनुप्रस्थ तरंग होता है, लेकिन चला प्रकाश तरंग मेनली क्या है? आंसर बताओ। डी डंके के चोट पर, जल्दी बताओ, डी डंके के चोट पर। आंसर बता जल्दी से क्या होगा? डी डंके के चोट पर। एक बच्चा कह रहा है, निखिल तिवारी जी कह रहे हैं डी डंके के चोट पर। बताओ आंसर। देखो चला, प्रकाश तरंग जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग भी है और ये अनुप्रस्थ तरंग भी है। अर्थात ये विद्युत चुंबकीय तरंग भी है और ये अनुप्रस्थ तरंग भी है। इसका मतलब उपर्युक्त एक में से अधिक इज द राइट आंसर। वेरी गुड, डी एकदम डंके के चोट पर था, एकदम सही है। डी डंके के चोट पर था और एकदम सही भी है। विद्युत चुंबकीय तरंग भी है और अनुप्रस्थ तरंग भी है। आंसर, तरंग दोलन के आधार पर 2 प्रकार, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ में प्रकाश तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। अनुदैर्ध्य में हो जाएगा ध्वनि तरंग। अनुप्रस्थ और विद्युत चुंबकीय तरंग इज द राइट आंसर। जल्दी लिख, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य है। ध्वनि तरंग हवा में क्या है? चला, अनुदैर्ध्य है। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन आपको हम देते हैं, बताइए तो ध्वनि की तीव्रता। ये क्वेश्चन अभी यही पूछने को बाकी रह गया है। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है आवृत्ति पर, आवृत्ति पर और दूसरा आयाम पर। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर और आयाम पर। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? बहुत दिनों से 3.0 के लिए साइंस, आपके साइंस के क्लास का इंतजार था। लीजिए, हम आपकी सेवा में उपलब्ध हैं।
जल्दी बताइए क्या हो जाएगा आंसर। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चला, दो गुण है, एक है तीव्रता और एक है तारत्व। तीव्रता के कारण ध्वनि कम दूर अधिक दूर, और तारत्व के कारण मोटा पतला। तो तीव्रता जो होता है वो आयाम पर निर्भर करेगा, तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है, और तारत्व आवृत्ति पर। आप इसको याद रखने के लिए, उल्टा ना हो इसके लिए आप याद रखिए, ती ती उल्टा होगा, ती ती उल्टा होगा, ती ती उल्टा होगा, ती ती यहां तीव्रता है तो यहां आवृत्ति होगा। तारत्व आयाम पर, तारत्व आवृत्ति पर करेगा, तीव्रता आयाम पर। ती ती उल्टा होगा, यहां ती होगा तो यहां ती नहीं होगा, यहां ती होगा। एकदम ध्यान रखिएगा ना तो गड़बड़ा जाइएगा। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करता है, चला, आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करता है, आयाम पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, आ हा NaOH, ये लीजिए, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड बनता है, NaCl बनता है, और जल बनता है। बता दीजिए जल्दी से भैया। ये तो भैया मेरे ये क्षार है, और ये अम्ल है, और ई जो बना ये लवण है, हे जो बना ये जल है। अब जाने मोहब्बत हमर जल्दी से बता दीजिए, जब अम्ल क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बना देता है, ये क्या है, कौन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया के बारे में आप जानते हैं, जब ए और बी आपस में जुटेगा ए बी बना देगा, ये संयोजन है। विघटन अभिक्रिया के बारे में आप जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो ए बी जो है ये टूट के ए प्लस बी में का निर्माण करेगा, ए प्लस बी का निर्माण करेगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल दे देगा। बताओ आंसर क्या होगा। हम नहीं बताएंगे, तू बता दो, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर। आई लव जान, ऐसे पढ़ाते हैं कि जान ही ले लेते हैं। ये कौन लैंग्वेज है रे, मास्टर से कहीं लोग ऐसे बतियाता है रे। एंजॉय लाइफ। देख लो, संयोजन का मतलब होता है जुटना, वियोजन का मतलब होता है टूटना, उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है, लवण और जल दे देता है। अब जल्दी से आंसर मार दीजिए, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। हम तेरे बिन न न न न न न न। हो गया। अब देखो, आपको क्वेश्चन पूछेगा, ये तो लिख लीजिए आप जल्दी से, अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्त मेरे, आपको संयोजन अभिक्रिया ही ध्यान रखिएगा, ऊष्माक्षेपी है। आप वियोजन ऊष्मा देगा, इस बार आपको पूछा है बीपीएससी टीआरई में भी, ऊष्मा देगा। इस बार बीपीएससी टीआरई में भी आपको पूछा है। विघटन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, यानी ये ऊष्मा लेगा, ऊष्मा शोषी है, ये ऊष्मा लेगा। संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, ऊष्मा देगा। विघटन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा लेगा। अब गौर फरमाइएगा कि संयोजन आपको याद न रहे तो इससे समझिएगा, संयोग करेगा। मान लीजिए दो लोगों की शादी होगी, संयोग करेगा तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, मिलेगा मतलब वो ऊष्माक्षेपी है। यानी संयोग करेगा मतलब जुटेगा, जुटेगा मतलब ब्याह होगा, अब ब्याह होगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा, मिलेगा मतलब ऊष्मा देगा, अर्थात ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब विघटन होगा, टूटेगा, टूटेगा तो बर्बाद होगा, तो कुछ ना कुछ जाएगा, जाएगा मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रिया। संयोग करेगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा, दैट इज ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब वियोजन होगा तो टूटेगा, यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आंसर जल्दी लिख। संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अब विघटन अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये ऊष्मा लेगा। आंसर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिक विचलित होता है। अब बता दो मेरी जाने मोहब्बत, ये प्रिज्म है। हा, इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत सारा है। ये श्वेत प्रकाश जा रहा है तो भैया ऐसे जाता है, 2 3 4 5 6 7, जान मेरे, ये होता है बे आ नी ह पी ना ला। नीचे से ऊपर जाने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ता, अब बाद बाकी घटता, बाद बाकी यानी विचलन वगैरह सब घटता। ये को चीज तुमको ध्यान में आज दे देते हैं, बढ़िया से समझ लो, इसके बाद इस टॉपिक में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा तो लाल का सबसे कम, कुछ भी पूछेगा तो लाल का सबसे कम।
डाल लो। लाल का तरंग दैर्ध्य, इधर देखो, इधर लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा लाल का सबसे कम, सब चीज सबसे कम। बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा तो बैगनी का सबसे अधिक। गौर फरमाइएगा, लाल का तरंग दैर्ध्य, दिल चीर के देख साइंस में एसके झा दिखेगा। क्या बात है, बढ़िया से देखो। कहते हैं दिल चीर के नहीं देखना है, चला पढ़ाई करो ना दोस्त मेरे। कहते हैं अगर लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, आज के बाद क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, कहेगा अपवर्तनांक, कहेंगे लाल का सबसे कम, कहेगा विचलन, कहेंगे लाल का सबसे कम, कहेगा आवृत्ति, कहेंगे लाल का सबसे कम, कहेगा ऊर्जा, कहेंगे लाल का सबसे कम, लेकिन कहेगा तरंग दैर्ध्य, कहेंगे लाल का सबसे ज्यादा। बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, कहेगा आवृत्ति सबसे ज्यादा, ऊर्जा सबसे अधिक, अपवर्तनांक सबसे अधिक, सब चीज सबसे ज्यादा। अब आंसर बता दो क्या होगा। जिसे देता हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसानों को इंसान, ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम। वाह क्या बात है, बताओ जल्दी से आंसर। हाँ जी, ये किसी भी एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं मेरे दोस्त, ये भारत सरकार के प्रश्न है, बिहार सरकार के प्रश्न है, आप किसी भी एग्जाम के लिए इसको फॉलो कर सकते हैं। बताओ जल्दी से आंसर, ऑफलाइन नहीं चल रहा है। नीचे से ऊपर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, बाद बाकी सब घटता है। तो बताओ प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा अधिकतम विचलन होता है। तो अधिकतम विचलन, हम बोले बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, अब विचलन सबसे अधिक। तो आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। बैगनी इज द राइट आंसर, मार दें, बैगनी इज द राइट आंसर, मार दें। ए फॉर तरंग दैर्ध्य का ज्यादा, बाकी सब, वाह देखो एगो लिख के भी बता दिया। लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, बाद में कुछ भी पूछेगा लाल का तो सबसे कम। आंसर मेरी जिंदगी है। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल क्या कहलाते हैं। गौर फरमाइएगा, एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं। एक गुरुत्वीय विभव है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय क्षेत्र है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कितना सुंदर क्वेश्चन है, एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान। देखो चला, F बराबर फॉर्मूला होता है Gm1m2 बटा आर स्क्वायर। F बराबर फॉर्मूला होता है Gm1m2 बटा क्या, आर स्क्वायर। बढ़िया समझना, अगर m1 m2 कह रहा है एकांक दूरी यानी r का मान 1 स्थित दो एकांक द्रव्यमान यानी m1 बराबर m2 बराबर 1। अब क्या होगा जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो कहता है के बीच आकर्षण बल, के बीच आकर्षण बल F बराबर होता है G के बीच जो आकर्षण बल होगा वो F किसके बराबर होगा, G के बराबर होगा। बढ़िया से देख लो, एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल, एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल जो होगा वो किसके बराबर होगा। जब इस सबको एकांक कर दोगे, इसको भी एकांक इसको भी एकांक कर दोगे तो F बराबर किसके हो जाएगा, G के। अब जल्दी से बताओ, G के यानी आकर्षण बल जो होगा वो G के बराबर होगा, और G को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। और यह अगर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी की बात करें दोस्त मेरे, तो ये अदिश राशि है। कौन राशि है, ये अदिश राशि है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है। इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू -11। इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। जल्दी से लिख लो, आंसर हो जाएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है। ये एनसीईआरटी में सवाल है, इसीलिए चला हर एग्जाम में पूछता है। ये एनसीईआरटी में सवाल है, इसीलिए हर एग्जाम में पूछता है। अगला प्रश्न दोस्त मेरे, सबका साइंस सेम है, किसी भी एग्जाम 1 to 5 दो, 6 to 8 दो, 9 10 दो, सबका साइंस में एनसीईआरटी ही पढ़ना है और आपको वही पढ़ के एग्जाम हॉल में जाना है। जल्दी बता दो अगले प्रश्न का आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का निरूपण करता है। एकदम सिंपल है, चला, एक होता है E बराबर F/Q, तुम्हारा ये सब सवाल पूछा हुआ है। एक होता है V बराबर W/Q, और W/Q, Q के जगह पर हम लोग IT लिख सकते हैं, Q बोले तो IT। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर बात,
ई बराबर एफ बाई क्यू, अब भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बाई आई टी। अब देख लो ई क्या है, ई विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है। भी क्या है दोस्त मेरे, भी विभव है। डब्लू क्या है दोस्त मेरे, कार्य है। डब्लू क्या है, कार्य है। क्यू क्या है, आवेश है। क्यू आवेश है। आई क्या है दोस्त मेरे, धारा है। और टी क्या है दोस्त मेरे, समय है। अब देखो भी बराबर कहता है निम्नलिखित में से कौन वोल्टेज को निरूपित करता है। ई कहता है भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, क्यू के जगह पर आई टी यानी जूल बटे एम्पियर सेकेंड, या डब्ल्यू बटा आई इंटू टी। देखो तो कौन निरूपित करता है, चला जल्दी से बता दो तो। किया गया कार्य अब बटा आई इंटू टी यानी डब्ल्यू बटा क्यू, आई इंटू टी। आंसर हो जाएगा ए फोर। डी कैसे हो रहा है आपका, डी कैसे हो रहा है। डीजे बज रहा है सर, पढ़ने नहीं देता है। क्या बात है दोस्त मेरा, आप यही समझ लीजिए कि जो बच्चा अभी फॉलो कर रहा है हम 100% उसका एक एक क्वेश्चन बनवा देंगे। और बहुत बच्चों का डिमांड है कि सर चैप्टर वाइज लेके आइए। कितने बच्चे कह रहे हैं चला चैप्टर वाइज एक बार फिर से वोटिंग हो जाए, और कितने बच्चे कह रहे हैं नहीं मिक्स लेके आइए। जो चैप्टर वाइज वाले हैं एक टाइप कीजिए, जो मिक्स वाले हैं दो टाइप कीजिए। प्लीज एक टश्री लाइए, बुक निकाल दीजिए सर। चला बहुत जल्द, एकदम एकदम थोड़ा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बहुत जल्द बहुत सारी चीजें आ रही है जिसकी प्लानिंग चले। अब कुछ भी तो नहीं है ना दे देंगे, चला कुछ भी तो नहीं है ना दे देंगे। बहुत बढ़िया। आजा मोरे राजा लेके ढोल बाजा, तो कंप्लीट एनसीईआरटी ही चला हम सेलेक्टेड क्वेश्चन तुमको चैप्टर वाइज करवा देते हैं, ताकि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 सबके लिए हो जाए, और उसी में पूरा साइंस का हम रिवीजन करवा देंगे। देखते हैं, इस पर अभी विचार चल रहा है। किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। किया गया कार्य W बराबर होता है चला एफ एफ कॉस थीटा। शुद्ध क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। W बराबर होता है फॉर्मूला एफ एफ कॉस थीटा। अब देख लो ई डब्ल्यू के एफ क्या है, बल। एफ क्या है, विस्थापन। बल और विस्थापन के बीच का कोण है थीटा। विस्थापन पर निर्भर करेगा, लगाए गए बल पर करेगा, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर करेगा, पिंड के वेग पर तो एकदम नहीं करेगा। आंसर पिंड के वेग पर करेगा क्या, पिंड के वेग पर करेगा क्या, एकदम नहीं करेगा। चला पिंड के वेग पर नहीं करेगा। डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ बल है, एफ विस्थापन है, कॉस थीटा बल और विस्थापन के बीच का क्या है, कोण है। तो यानी इस पर तो ये निर्भर नहीं करेगा। 40 क्वेश्चन का एक सेट चलाइए बहुत जल्दी, बहुत जल्दी चला। 40 क्वेश्चन का जो सेट है वो भी हम आपको एकदम चला के देंगे बहुत जल्दी। डब्ल्यू बराबर होता है एफ एफ कॉस थीटा। एक बात बताओ, किस बल के कारण किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। एक सुंदर सा क्वेश्चन देते हैं, किस बल के कारण कार्य, किस बल के कारण कार्य ऋणात्मक होता है। किस बल के कारण कार्य जो है चला वो ऋणात्मक होता है। किस बल के कारण कार्य जो है ऋणात्मक होता है, जल्दी से बता दो। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, या अभिकेंद्र बल। गुरुत्वाकर्षण बल या अभिकेंद्र बल, या अभिकेंद्र बल, या तीसरा घर्षण बल, या तीसरा घर्षण बल। जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्र बल या घर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्र बल या घर्षण बल। कौन बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, जल्दी बता। जल्दी बता चला, कौन बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। व्हाट इज द आंसर। किस बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, दैट इज घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अब एक बात बताओ, एक चीज ध्यान रखना, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। डब्ल्यू की अगर हम बात करें, ध्यान देना चला, अगर हम डब्ल्यू की बात करें, किसकी बात करें, एकदम आराम से चला पढ़ना है और अच्छा वाला कंटेंट पढ़ना है। अच्छा वाला कंटेंट पढ़ना है तो एकदम ध्यान से समझना होगा। देखो W की अगर हम बात करें तो ये महत्तम होगा जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा, और ये शून्य होगा जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा, और ये ऋणात्मक होगा, कार्य का मान ऋणात्मक होगा जब थीटा का मान, बताओ तो जल्दी से कितना डिग्री होगा। जब थीटा का मान, जल्दी से बताओ कितना डिग्री होगा।
हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो किया गया कार्य है वो हमेशा ऋणात्मक होगा। जल्दी बताओ, महत्तम होगा तो थीटा का मान 0, कार्य का मान महत्तम कब होगा? जब थीटा 0 होगा, यानी बल के दिशा में विस्थापन होगा। और ये चला मेरे बाप का क्वेश्चन नहीं है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मेरे पिताजी के घर से ही नहीं आया है, एकदम शुद्ध एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, जाके मिला लीजिएगा। हम चला अनऑथेंटिक क्वेश्चन नहीं पढ़ाते हैं। हमारा जो भी बच्चे हमको जानते हैं वो सिर्फ इसलिए जानते हैं कि हम अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं, इसलिए चला अनऑथेंटिक क्वेश्चन हम नहीं पढ़ाते हैं। देख लो चला 180 डिग्री, यही 3 क्वेश्चन तुमको पूछेगा। 180 डिग्री तब होता है जब बल इधर लगेगा, विस्थापन इधर लगेगा, यानी विस्थापन इधर होगा, बल इधर, घर्षण बल हमेशा विस्थापन के विपरीत लगता है। महत्तम तब होगा जब थीटा 0 होगा, शून्य तब होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा, ऋणात्मक तब होगा जब थीटा 180 डिग्री होगा। आंसर बिहार स्पेशल। हाँ चला, एकदम आपकी सेवा में सब कुछ उपलब्ध होगा, जो जो आपका डिमांड होगा। अब चला अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, यह प्रतिकर्षण हो सकता है। गौर फरमाइएगा, दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होता है यह होता है या तो विद्युतीय, या तो विद्युतीय, या तो चुंबकीय, या तो विद्युतीय या तो चुंबकीय। अगर केवल आकर्षण का, इसमें चला आकर्षण भी होता है, इसमें आकर्षण भी होता है, आकर्षण भी होता है और विकर्षण भी होता है। इसमें आकर्षण भी होता है और विकर्षण भी होता है। केवल आकर्षण अगर बात करोगे तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये केवल आकर्षण का बल है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्वाकर्षण बल की अगर हम बात करें, कौन बल की अगर हम बात करें, चला गुरुत्वाकर्षण बल की अगर हम बात करें तो केवल आकर्षण का बल है। गुरुत्वाकर्षण बल की अगर हम बात करें तो केवल आकर्षण का बल है। केवल आकर्षण बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। आकर्षण विकर्षण दोनों का, प्लस प्लस में विकर्षण, प्लस माइनस में आकर्षण, नॉर्थ नॉर्थ में विकर्षण, नॉर्थ साउथ में आकर्षण। आंसर बता, दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, घर्षण बल द्वारा, अस्थिर विद्युत बल द्वारा, चुंबकीय बल, केवल चुंबकीय बल द्वारा, चुंबकीय बल और अस्थिर विद्युत बल दोनों द्वारा। बता आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? पीडीएफ का लिंक लगवा दो, तो पीडीएफ का बोलो लिंक लगा देगा। आंसर बता दे मेरी जान, क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? चुंबकीय और अस्थिर विद्युत दोनों बलों द्वारा, चुंबकीय और अस्थिर विद्युत दोनों बलों द्वारा। टॉपिक वाइज करवा दीजिए। अच्छा, टॉपिक वाइज ही चला करवा देंगे, एकदम तुम निश्चिंत रहो, लेकिन केवल लाइव होगा तब। टॉपिक वाइज करवाएंगे तो सिर्फ लाइव होगा डेली। बोलो मंजूर है तो, फिर नहीं करना, रिकॉर्डेड का ही नहीं दे रहे हैं। विद्युतीय और चुंबकीय आकर्षण और विकर्षण दोनों होता है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का बल होता है, इकारा प्रतिकर्षण, तो चुंबकीय और स्थिर विद्युत दोनों हो जाएगा आंसर। बताओ, इसी सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा दोस्त मेरे, ये मान लो ये हट गया, तुमको कहेगा बताओ क्षयकारी बल कौन है? क्षयकारी बल से ऑप्शन तुम्हारे सामने है, बताओ आंसर क्या होगा? क्षयकारी बल कौन होगा? जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? क्षयकारी बल कौन है, जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? पीडीएफ कहां मिलेगा? सामने हम एक लिंक लगवा देते हैं, चला उसी में पीडीएफ मिल जाएगा। सब न्यूमेरिकल फ्यूमेरिकल सब करवा देंगे, टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज करवा देंगे, एक दिन में एगो टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। बताओ जल्दी से आंसर से। क्षयकारी बल है घर्षण बल। क्यों है क्षयकारी बल घर्षण बल? इसलिए है चला क्योंकि घर्षण बल जो होता है, घर्षण बल जो होता है मेरी जाने मोहब्बत, उसको कम किया जा सकता है लुब्रिकेंट डाल करके, लुब्रिकेंट डाल के उसको कम किया जा सकता है। बताओ निम्नलिखित में से रूपों में, ऊर्जा के निम्नलिखित रूपों में किसका साज सज्जा और उपयोग की प्रक्रिया में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? एक है नाभिकीय ऊर्जा, एक तापीय ऊर्जा, एक सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। क्या होगा आंसर, जल्दी बता। उपर्युक्त में से कोई नहीं। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 बेब्स? जल्दी बता, जल्दी बता, प्याऊ प्याऊ, जल्दी बता। पीडीएफ का हम लिंक लगवाते हैं, चला उसी टेलीग्राम पर मिलेगा। देखो नाभिकीय ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ये द्रव्यमान ऊर्जा है, ये ध्यान रखिएगा, कहेगा द्रव्यमान ऊर्जा कौन ऊर्जा है? नाभिकीय ऊर्जा है। बहुत बढ़िया बात।
तापीय ऊर्जा तो घर्षण जो होता है, ये आपके टीआरई में पूछा हुआ है, घर्षण हमेशा तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। अब बचा सौर ऊर्जा, सबसे कम प्रदूषण यही फैलाता है। इसमें अगर आपको कहेगा प्लेट, इसमें अगर कहेगा प्लेट तो प्लेट होता है क्षारीय धातु का, इसमें कहेगा प्लेट तो क्षारीय धातु का, और अगर कहेगा तार तो सिलिकॉन का और चांदी का तार हम लोग यूज करते हैं। भूतापीय ऊर्जा तो हो ही गया। घर्षण जो है वो तापीय ऊर्जा में बदलता है, आपके बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है। और नाभिकीय ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा से मिलती है। नाभिकीय ऊर्जा किससे मिलता है? द्रव्यमान ऊर्जा से मिलता है। नाभिकीय ऊर्जा किससे मिलता है? चला, द्रव्यमान ऊर्जा से मिलता है। नाभिकीय ऊर्जा किससे मिलता है दोस्त मेरे? द्रव्यमान ऊर्जा से मिलता है। नाभिकीय ऊर्जा किससे मिलता है? द्रव्यमान ऊर्जा से मिलता है। और घर्षण किसमें बदल जाता है? तापीय ऊर्जा में। ये बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई का ये क्वेश्चन है मेरी जान, बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है। तार जो है वो सिलिकॉन और चांदी का बना होता है। प्लेट किसका बना होता है? क्षारीय धातु का बना होता है। प्लेट जो है क्षारीय धातु का बना होता है। और आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सबसे कम प्रदूषण ये। अच्छा बताओ, सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला गैस कौन है? सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला गैस, 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 सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला गैस कौन है बताओ? हाइड्रोजन है कि सीएनजी है? सीएनजी है कि तीसरा एलपीजी है? बता जल्दी से, आंसर क्या हो जाएगा? कौन गैस जो सबसे कम प्रदूषण फैलाता है? जल्दी बता। सोमवार से चला टॉपिक वाइज हम साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर वाइज। मंडे से सैटरडे संडे मेरा क्लास नहीं रहेगा, लेकिन अन्य टीचरों का रहेगा, अन्य टीचरों का रहेगा। हम आपको शेड्यूल जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। और सैटरडे संडे जो है मेरा क्लास नहीं रहता है। मंडे टू फ्राइडे हम आपको पढ़ाएंगे, फिर मंडे को हम मिलेंगे, फिर मंडे को हम मिलेंगे। आज के बाद सीधा मंडे को मिलेंगे, तो एकदम तैयार रहिएगा। और चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे हम, उसका अनाउंसमेंट भी कर देते हैं। चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे और जो इंपॉर्टेंट होगा अभी से एग्जाम तक सब पढ़ा देंगे। अब कितने लोग 4 हैं? चैप्टर वाइज 4 हैं तभी पढ़ाएंगे, और नहीं 4 हैं तो जैसे चल रहा है मिक्स ही चलेगा। लेकिन हमको लगता है चैप्टर वाइज में ज्यादा फायदा हो जाएगा और कंप्लीट हम करवा भी देंगे। सबसे कम प्रदूषण कौन फैलाता है? चला, हाइड्रोजन फैलाता है। प्रयोग में लाया जाने वाला सबसे कम प्रदूषण सीएनजी हो जाएगा। प्रयोग में लाया जाने वाला सबसे कम प्रदूषण कहता तब सीएनजी हो जाता। क्लास का पीडीएफ ऊपर जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसमें मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कहता है जूट के पौधे के किस भाग में उपयोग जूट फाइबर प्राप्त करने के लिए किया जाता है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किस भाग का उपयोग जूट फाइबर प्राप्त करने के लिए किया जाता? बताओ। जूट में जो है, चला, जूट जानते हो ना, पटुआ, पटसन, उसका कौन भाग यूज करते हैं? छिलन, जो ऊपर वाला छिलका जरा तुम कहता है, जरा तना कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तना कहते हैं। तना का उपयोग हम लोग करते हैं चला जूट फाइबर प्राप्त करने के लिए। एगो चीज का ध्यान रखिएगा कि रेशा जो होता है ये मेनली 2 प्रकार का होता है। एगो होता है प्राकृतिक रेशा, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, या कृत्रिम रेशा। कृत्रिम को ही हम लोग संश्लिष्ट भी कहते हैं, कृत्रिम को ही हम लोग संश्लिष्ट रेशा भी कहते हैं। प्राकृतिक रेशा में आ गया सेलुलोज, सेलुलोज आ गया, जूट आ गया प्राकृतिक रेशा में, पटसन आ गया, ये सब प्राकृतिक रेशा है। सेलुलोज, जूट, पटसन, ये सब कौन रेशा है? प्राकृतिक रेशा है। और कृत्रिम रेशा का एग्जाम्पल हो गया, चला इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कृत्रिम रेशा का, तो इसका एग्जाम्पल हो गया, पहला कृत्रिम रेशा था नायलॉन, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये सब कृत्रिम रेशा है। जल्दी से लिख लो। प्राकृतिक रेशा में हो गया सेलुलोज, जूट, पटसन, उसके बाद आ जाओ कपास, और अगर आओगे तो रेशम, ये सब प्राकृतिक है। नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सब कृत्रिम रेशा है। पहला प्राकृतिक कृत्रिम रेशा जो है वो क्या है? चला नायलॉन। पहला 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 जो कृत्रिम रेशा है चला जी वो है नायलॉन। पहला कृत्रिम रेशा जो है चला वो क्या है? नायलॉन है। पहला कृत्रिम रेशा कौन है मेरे दोस्त? नायलॉन है।
दोस्त मेरे, नौकरी सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए जो एफर्ट लगाना है वो कोई रेगुलर नहीं लगाता है। हाँ, 10 दिन लगा लेता है, 4 दिन लगा लेता है, लेकिन चला जो रेगुलर एफर्ट है ना, वो लोग नहीं लगा पाते। जो लोग लगा लेते हैं समाज में खड़े होकर कहते हैं कि मेरी नौकरी है भैया, मैं सरकारी नौकर हूं, मेरे पास सरकारी नौकरी है, फक्र से उसके मम्मी पापा चल पाते हैं। नौकरी सबको लेनी है, कंटिन्यूअस एफर्ट किसी को नहीं लगाना है। नौकरी सबको लेनी है, कंटिन्यूअस एफर्ट किसी को नहीं लगाना है। इसलिए मेरे दोस्त, जो कंटिन्यूअस एफर्ट लगाते हैं वो वैकेंसी से भी कम बच्चे हैं वो, इसीलिए तो सीट देखो खाली है, चल जाता है बहुत सारा। इसलिए मेरे दोस्त, एकदम आप जो है रेगुलर पढ़िए। पढ़ने से नौकरी नहीं होती है, रेगुलर पढ़िएगा तब जाके नौकरी होगा। पढ़ने से नौकरी एकदम नहीं होता है, चला रेगुलर पढ़िएगा तब नौकरी होगा। कहता है मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं? श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती है। श्वेत ग्रंथि वह ग्रंथि है चला जो पसीना निकालता है। श्वेत ग्रंथि वह ग्रंथि है जो पसीना निकालता है। कहता वो अनुपस्थित होता है, मतलब वो नहीं होता है। मेरे दोस्त, एक जगह है जहां से पसीना नहीं निकलता है, जल्दी से बता दो। होंठ वैसा जगह है जहां से पसीना नहीं निकलता, कांख खोपड़ी सब जगह से निकलता है। होंठ ऐसा जगह है चला जो कभी, जिससे कभी पसीना नहीं निकलता है। अगला 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 क्वेश्चन देखिएगा, गौर फरमाइएगा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि वायु में लंबे समय तक उद्भाषण से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, यह निम्नलिखित में से किसके कारण बनता है? हम बताए थे दोस्त मेरे, एक Ag2S के कारण, Ag2S के कारण चांदी काला होता है, चांदी काला होता है। और H2S और कॉपर ऑक्साइड के कारण कॉपर हरा होता है, कॉपर जो है हरा हो जाता है। यही दो क्वेश्चन पूछता है, इसको आप एकदम ध्यान से रखिए। चांदी, सिल्वर सल्फाइड के कारण चांदी काला होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड के कारण कॉपर हरा हो जाता है। आंसर बताइए। ये क्लास मंडे टू फ्राइडे है, सैटरडे और संडे कल मेरा क्लास खाली नहीं होगा, बाकी लोगों का क्लास होगा। और चला जी, मंडे से आपका चैप्टर वाइज हम स्टार्ट कर देंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अभी से एग्जाम तक करवा देंगे। अब जल्दी से बता दीजिए, सबको कह दीजिएगा कि भैया मंडे से आके कर लो, साइंस का पार्ट का जिम्मेवारी झा सर ले लिए हैं, झा सर कंप्लीट साइंस करवा देंगे चैप्टर वाइज। सबको ही बात कह दीजिएगा, चला जल्दी बताइए। Ag2S इज द राइट आंसर। सिल्वर सल्फाइड चांदी काला होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड के कारण कॉपर हरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एकदम छुच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल के हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजन से अभिकृत कराने पर वसा देते हैं। यह उदाहरण किसका है? देखो, असंतृप्त, असंतृप्त यानी देख लो बढ़िया से, अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है, अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है, अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है और इसमें हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो ये सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है। आपको पता होगा, आपको जो भी बच्चा चला रेगुलर, अगर अभी से एग्जाम तक आप क्लास कीजिएगा तो हम A to Z क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट होगा वो करवा देंगे। इसको कहते हैं असंतृप्त। असंतृप्त, असंतृप्त में जब हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो ये सिंगल बॉन्ड बन जाता है, अर्थात संतृप्त बन जाता है। यानी असंतृप्त वसा में जब हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो ये संतृप्त वसा बन जाता है, और संतृप्त वसा संतृप्त वसा में बदल जाता है। कब? जब हाइड्रोजन जोड़ते हैं। तो हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो देखो, तो ए बी से जुड़ा और ए बी का निर्माण कर दिया, और ये किसकी उपस्थिति में होता है? निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। चला, एनसीईआरटी का तो फुल ऑपरेशन है मेरे पास। जो भी बच्चे अगर हमारे ऊपर आपको भरोसा हो तो आप मंडे से हमको फॉलो कीजिए। सर, मंडे टू फ्राइडे हम आपको पढ़ाएंगे और A to Z क्वेश्चन हम आपका करवा देंगे, एकदम चैप्टर वाइज, पूरा का पूरा साइंस, उसकी जवाबदेही हम लेते हैं। कंडीशन सप्लाई की आप क्लास नहीं छोड़िएगा, क्लास छोड़िएगा कर लेंगे, रिकॉर्डेड रहेगा, पढ़ लेंगे तो पढ़ नहीं पाइएगा, धीरे धीरे जमा हो जाएगा, कर नहीं पाइएगा। अब देखो, तो यह प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया जो है, इसमें हाइड्रोजन जुटता है और यह संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन को ही संकलन अभिक्रिया कहते हैं। आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा?
पैलेडियम और निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। जब असंतृप्त वसा यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला वसा संतृप्त वसा में बदल जाता है, और ये होता है निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। आंसर किसी भी एग्जाम के लिए चला हुआ आपको 100% काम देगा। अगला 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 अगला, आजा मेरे राजा लेके ढोल बाजा। आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बढ़ता है? आपको पता है आवर्त सारणी में जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता कांस्टेंट रहता है। सबका फर्स्ट ए का जितना भी तत्व होगा सबका एक के होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन एंड संयोजकता जो होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता जो होता है वो नियत रहता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता जो होता है वो नियत रहता है। आंसर हो जाएगा संयोजकता। परमाणुविक त्रिज्या समूह में ऊपर से नीचे आओगे ना, ऊपर से नीचे आओगे परमाणुविक त्रिज्या बढ़ेगा। वर्ग में आओगे तो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। धात्विक लक्षण जो होगा वो भी बढ़ेगा। धात्विक लक्षण वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे बढ़ोगे। कौनसों की संख्या भी बढ़ेगा, लेकिन एक ही चीज जो कांस्टेंट रहेगा वो है संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। हाँ जी, एकदम क्वेश्चन हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? चला जी, एकदम न होने का कोई बात नहीं है। संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता जो होता है ऊपर से नीचे आने पर कांस्टेंट रहता है। नहीं देखता अक्रिय गैस में ऊपर से नीचे आते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता सबका 8 होता है। 8 होता है, इसलिए ही कांस्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, गौर फरमाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश के समानांतर प्रकाश पुंज बनाएगा? जल्दी बताओ। ये बिंदु स्रोत का यहां मतलब फोकस से है। ये बिंदु स्रोत जो है चला, इसका मतलब यहां फोकस से है। अब देखो दो गो चीज है, एगो अवतल दर्पण, एगो अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में क्या होता है चला, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में कोई एक बिंदु स्रोत यानी फोकस ले लीजिए, यहां से ये किरणें इधर से इधर जाएंगी। ये किरणें यहां से अगर यहां से आपतित होंगी तो ये दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी। और अगर उत्तल लेंस ले लो, उसमें भी ये घटना होता है। उत्तल लेंस ले लो तो उत्तल लेंस में भी यही होता है कि ये किरणें जो यहां से निकलेंगी वो यहां आएंगी और फिर पैरेलल हो जाएंगी। देख लो, किसी बिंदु स्रोत का मतलब यहां फोकस से है। बिंदु स्रोत का मतलब यहां फोकस से है। बिंदु स्रोत का मतलब यहां किससे है चला? फोकस से है। बिंदु स्रोत का मतलब यहां किससे है? फोकस से है। बिंदु स्रोत का मतलब यहां किससे है चला? फोकस से है। तो ये देखो यहां से ये निकलेगा और ऐसे चला आएगा, यानी समानांतर होके चला आएगा, समानांतर होके चला आएगा, समानांतर होके चला आएगा। गौर फरमाइएगा, हमने क्या कहा? बिंदु स्रोत यानी फोकस। कहता है क्वेश्चन निम्नलिखित, एनसीईआरटी चला एकदम आराम से, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश समानांतर प्रकाश पुंज बन जाता है? बिंदु स्रोत यानी फोकस से जो किरणें आएंगी वो समानांतर हो जाती हैं। फोकस से किरणें आएंगी या फिर समानांतर हो जाती है। ये क्रिया दुए गो में होगा, अवतल दर्पण उत्तल लेंस में। अब बाकी जो उत्तल दर्पण अवतल लेंस है उसमें तो बिखरा देता है। आंसर बता, उसमें बिखरा देता है। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, कहने हैं आंसर? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, ए नंबर इज द राइट आंसर। अवतल दर्पण उत्तल लेंस इज द राइट आंसर। जैसे ही आज चलाइए, एगो चीज और ध्यान रखिएगा, जब यहां से ऐसे जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, यहां से जब ये ऐसे जाएगा तो ऐसे भी आएगा। दोनों बातें, जब समानांतर जाएगा तो फोकस पर आएगा, और जब फोकस से निकलेगा समानांतर हो जाएगा। जब समानांतर जाएगा तो फोकस पर आएगा, और जब फोकस से निकलेगा समानांतर हो जाएगा। इसमें भी वही बात है, जब फोकस से निकलेगा समानांतर हो जाएगा, जब समानांतर जाएगा तो फोकस पर चल जाएगा। आंसर जी, हमारे पास दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है क्वेश्चन, देखिएगा तो देख लीजिए। देखिए, इंग्लिश में भी उपलब्ध है क्वेश्चन, दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। बड़ा करना पड़ेगा तब दिखाई देगा, जगह ही नहीं बचता इसलिए चला हम नहीं देते। देखो ये क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आ गया, ये नीचे इंग्लिश में आ गया, ऊपर हिंदी में आ गया, लेकिन चला मामला कहां फंस जाता है? देखो जगह ही नहीं बचता है, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। आंधी के साथ बिजली गिरने की स्थिति में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। किसी पेड़ के नीचे शरण न लें, धातु के सिरे वाले छत के नीचे शरण न लें, खुली घास स्टोरेज शेड आदि में शरण न लें, खुले बस में शरण न लें। इनमें से कौन सही है? बताइए आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सही है?
से कौन सही नहीं है? बताओ आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर? जल्दी बता, इनमें से कौन सही नहीं है? कहते हैं किसी पेड़ के नीचे शरण न लें, धातु के सिरे वाले छत के नीचे शरण न लें, खुली घास स्टोरेज शेड आदि में शरण न लें। ये चला कौन सही नहीं है पूछ रहा है। खुले बस में शरण न लें, कभी ना लें, चला बहुत भयानक करंट लगेगा। बंद बस में शरण ले लें, खुले बस में शरण न लें। खुले बस में कभी शरण न लें, ना तो धातु का चालन हो जाएगा, चला धातु में चालन हो जाएगा और आपको बहुत तेज करंट लगेगा। अब द लास्ट क्वेश्चन कहता है कभी कभी जब हम भारी व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन होता है। इस प्रक्रिया के दौरान क्या बनता है? ये हमेशा ध्यान रखिएगा, चला वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन यानी वायु की पर्याप्त मात्रा रहेगी तब CO2 बनेगा, H2O बनेगा, ऊर्जा बनेगा। आंशिक वायु रहेगा, आंशिक वायु रहेगा तब जो बनेगा वो लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक, आंशिक वायु जब रहेगा तो लैक्टिक अम्ल बनेगा, और अनुपस्थित रहेगा वायु, अनुपस्थित वायु रहेगा तो बन जाएगा अल्कोहल। अनुपस्थित वायु रहेगा चला तो अल्कोहल। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। चला जी, अभी से एग्जाम तक हम चैप्टर वाइज करवाएंगे और एक भी चीज आपका नहीं छूटेगा, गौर फरमाइएगा। अगले मंडे से आपका चैप्टर वाइज हो जाएगा वायु की वायवीय श्वसन, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, या ऑक्सी श्वसन भी इसको कहते हैं। इसको कहते हैं आंशिक रूप से ऑक्सीजन तो लैक्टिक एसिड। अनऑक्सी श्वसन यानी अनुपस्थित रहेगा वायु, अनऑक्सी श्वसन में अल्कोहल बनेगा। अब जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर? अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, अल्कोहल और CO2, लैक्टिक एसिड और CO2, केवल लैक्टिक एसिड। क्या होगा आंसर? जल्दी बता जाएगा आंसर। व्हाट इज द आंसर? केवल लैक्टिक एसिड बनेगा। वायवीय श्वसन में CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, आंशिक वायु रहेगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा, अनुपस्थित रहेगा वायु तो अल्कोहल। कभी कभी जब हमारा व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में, कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन होता है, मतलब वायु तो रहता है लेकिन वायु की मात्रा कम रहती है। अवायवीय नहीं मार देना, ये जब व्यायाम करते हैं तो आंशिक वायु उपस्थित रहता है, और आंशिक वायु में बताओ क्या रहेगा? केवल लैक्टिक एसिड, जिसके कारण आपको थकान होता है। वायवीय श्वसन CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, आंशिक वायु रहेगा तो लैक्टिक एसिड, अनुपस्थित रहेगा वायु तो अल्कोहल। वायु अगर अनुपस्थित रहेगा तो अल्कोहल। आप पीडीएफ ऊपर में देखिए, पीडीएफ का लिंक लगा हुआ चला, और अभी जो आप इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आप बनाना चाहते हैं तो उसका भी लिंक लग गया है ऊपर में, आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ऊपर में पिन किया हुआ। अब हम मिलेंगे चला मंडे को फिर मिलेंगे हम लोग 6:25 पे, 6:25 पे फिर मिलेंगे और चैप्टर वाइज मिलने वाले हैं हम। लेकिन कंडीशन ये होगा सिर्फ लाइव होगा, रेगुलर में फॉलो कीजिएगा, रेगुलर में फॉलो कीजिएगा। फॉलो करने में अगर आप रेगुलरिटी नहीं दिखाते हैं तो फिर आपका छूट जाएगा, और तभी हम आपका रिस्क ले पाएंगे अभी से एग्जाम तक कि हम आपका पूरा करवा देंगे अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो। बाकी आपसे हम पैसा नहीं मांग रहे हैं, रेगुलर खाली क्लास करने के लिए कह रहे हैं। चला, हम जबरदस्ती आपको मोटिवेट भी नहीं, आओ हो जाएगा, आओ कर लो, तुमको करना है, माई के लिए करना है, बाबूजी के लिए करना है, वो सब कोई बात नहीं। पढ़िए, आपका हो जाएगा 100%। सिर्फ कंटेंट आपको हम देंगे, ठीक है, और कोई पैसा नहीं लेंगे। यूट्यूब के ऊपर आइए और पढ़ के जाइए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। फिर मिलेंगे कब? मंडे को। लेकिन बाकी सभी क्लास सैटरडे संडे भी चलेगा, जितनी भी कक्षाएं सब सैटरडे संडे भी चलेंगी। थैंक यू वेरी मच।